नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। जैसा कि लगातार राजनीतिक घटनाक्रम में हो रहे बदलाव के साथ साथ क्या कुछ नया निकलकर सामने आता है, उसी की चर्चा आप सभी के साथ करता हूं। और उसमें भी खासकर बिहार के अंदर आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार किस प्रकार के नए नए समीकरण बनते और बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसके हिसाब से भी चीज़ें बदलती हुई हर दिन दिखाई देती है। जैसा कि आपने कल के मेरे एनालिसिस में आपने देखा, मैंने आपको बताया कि कैसे चिराग पासवान की सीटों को लेकर कन्फर्मेशन दे दिया गया है, जो दिल्ली में मुलाकात हुई थी। वहीं कल जो अपडेट हुए, कल अमित शाह पटना आए हुए थे और कहा जा रहा था कि जो दिल्ली में मुलाकातें हुई थी, हालांकि सबको कन्फर्मेशन तो दे ही दिया गया था, लेकिन माना जा रहा था कि जब अमित शाह पटना आएंगे तो बाकी जो अन्य घटक दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इन लोगों से भी अंतिम दौर की बातचीत करके सीटों का फाइनलाइजेशन हो जाएगा। ऐसे में कल दो बार संजय जायसवाल की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से हुई। पहली मुलाकात में जो भी सीटों की स्थिति होगी उसके बारे में कहा जा रहा है कि बात हुई, और फिर से जब दोबारा संजय जायसवाल मिलने गए तो ऐसा माना जा रहा है कि जो सीटों के बारे में उनकी डिमांड्स थी वो मान लिया गया है। ऐसे में उनका बयान भी आया कि बिहार की 40 सीट जिताने को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं और 40 सीट जिताकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम उत्सुक हैं। अब इसको छोटा सा एक नज़रिए से आप ऐसे देख सकते हैं कि चिराग पासवान की डिमांड थी 6+1, लेकिन जो कंफर्म खबर है 5+1 का। अब एक और खबर अपडेट हुई है कि जो पशुपति पारस है वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो सवाल उठता है कि उनके साथ जो आए हुए 5 सांसद थे उनका क्या होगा, प्रिंस पासवान का क्या होगा। तो देखिए, प्रिंस पासवान को बिहार की राजनीति में लाया जाएगा और या तो एमएलसी या फिर विधानसभा में एडजस्ट किया जाएगा। रही बात चाचा पारस की, तो माना यह जा रहा है कि उनकी पार्टी का विलय भाजपा के साथ हो जाएगा और उनके लिए चुनाव के उपरांत या कहीं राज्यपाल बनाया जाए या संगठन में कोई रोल दिया जाए, ताकि उनकी राजनीति चलती रहे और उनके जो बेटे हैं उनको राजनीति में स्थापित करने के लिए एक स्पेस मिल सके। अब रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें कंफर्म जाती हुई दिखाई दे रही है, एक काराकाट की और दूसरी सुपौल की। आपने चर्चाओं में ये भी सुना होगा कि सीतामढ़ी सीट भी वो चाहते थे। माधव आनंद के लिए वहाँ से
लगातार वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब खबरें आ रही है कि माधव आनंद को एमएलसी की सीट दी जाएगी। ऐसे में चिराग पासवान की 5+1, उपेंद्र कुशवाहा को 2+1, 2 लोकसभा की सीटें और एक एमएलसी सीट कंफर्म मानी जा रही है। तो इन लोगों का पेच तो सुलझ गया। अब रही बात नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार का क्या होगा? आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार अभी विदेश में है, और ये जितनी भी मीटिंग्स हुई है पिछले 2 दिनों में, ये दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से हुई है। जीतन राम मांझी का भी फिक्स है, गया सीट उन्हें मिलने जा रहा है और एक एमएलसी उनके बेटे बनने ही वाले हैं, तो उनका भी फाइनल है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। इसके लिए मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाऊंगा। आपको याद होगा कि पूर्व में एनडीए के साथ जब नीतीश कुमार रहे हैं तो जदयू एक बड़े भाई की भूमिका में हमेशा नज़र आई है, और सीटों का जब बंटवारा हुआ है तो जदयू हमेशा अपनी सीटें ज़्यादा रखने के लिए दबाव बनाती रही है। लेकिन जो 2020 में नतीजे आए, उससे पहले 2019 में आप देखेंगे जब जेडीयू के साथ गठबंधन हुआ था तो भाजपा ने अपनी 5 सीटें कुर्बान करके जेडीयू को दी थी और 17 सीटों का समझौता हुआ था और 6 सीट एलजेपी को मिला था। वहीं दूसरी ओर विधानसभा के चुनाव में 1 सीट ज़्यादा लेकर बड़े भाई की भूमिका में नज़र आई थी, लेकिन परिणाम क्या आए वो आप सभी जानते हैं। आज के डेट में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में है, भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने हुए। ऐसे में वो जो सीटें भाजपा ने नीतीश कुमार के लिए छोड़ी थी, अब ये माना जा रहा है कि अमित शाह के आने के बाद वो सीटें भाजपा उनसे वापस ले रही है, जिसकी चर्चा हमने लगातार आपको की है और बताया है कि जेडीयू मैक्सिमम 10 से 12 सीट पे चुनाव लड़ने जा रही है। तो 5 सीटों का नुकसान ऐसे भी उन्हें होना है। कारण बहुत सारे हैं, चूँकि अन्य दल जो सहयोगी पहले से आए हुए थे और इसके वजह से सीटों का घटना तय था। चूँकि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी भी घटी है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी लागू होती है। इन सारी बातों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है और नीतीश कुमार की भी कहीं ना कहीं इसमें सहमति है। आप देखिएगा आने वाले दिनों में जब वो 11 तारीख को आ जाएंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि सीटों की रूपरेखा तैयार कर दी गई है और 12 या 13 तारीख तक सीटों की घोषणा भी हो जाएगी। ऐसे में जो सीटों का इधर से उधर होना, जिस पे जदयू लड़ी थी, कुछ ऐसी सीटें हैं जो चिराग के खाते में जा चुकी है। हमने आपको बताया था जहानाबाद की सीट है, एक वाल्मीकि नगर सीट आ रही है और एक सीट जो है वो पूर्णिया। ये 3 हाजीपुर और वैशाली, ये 5 सीटें जो है ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हैं कि यहाँ से इस बार चिराग पासवान लड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं चेंजिंग की बात करें तो जमुई की सीट मैंने कल भी बताया आपको कि वो गठबंधन के सहयोगियों को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो सीटों का पेच फंसा था वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लड़ेंगे, वो जदयू की सीट है। जीतन राम मांझी गया से लड़ेंगे, वो जदयू की सीट है। सुपौल उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे, वो जदयू की सीट है। और सबसे बड़ा जो पेच फंसा था
सीतामढ़ी सीट को लेकर, तो सीतामढ़ी सीट ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हैं कि इस बार भाजपा वहाँ से चुनाव लड़ेगी। कैंडिडेट हो सकता है वही हों जो पुराने सांसद थे और सिंबल भाजपा का हो, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ऐसे में ये जो सीटें काटी गई है वो अपने सहयोगियों को दिया गया है और नीतीश कुमार ने भी ये माना है और वो भी वैसी सीटें चाहते हैं जहां से उनके कैंडिडेट आराम से चुनाव जीत जाए। ऐसे में जो सीटों का समीकरण है, इसमें जो माथापच्ची फंसा हुआ था वो कहीं न कहीं सुलझता हुआ नज़र आने लगा है। और जो लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार 17 सीट से कम में नहीं मानेंगे, उन्हें भी आकलन करने की ज़रूरत है कि आखिर नीतीश कुमार को किस बिना पे 17 सीटें दी जानी चाहिए, और अगर 17 सीटें उन्हें दे दी जाती है तो क्या उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो उन 17 सीटों में चुनाव जिताकर अपने कैंडिडेट को ला सकते हैं। ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। अब एक महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है, कल मुकेश सहनी दिल्ली से आए थे, उन्हें फिर वापस से दिल्ली बुलाया गया। वो भी भाजपा के नेताओं के संपर्क में है और ये माना जा रहा है कि मुकेश सहनी भी एनडीए में शामिल हो जाएंगे। कुछ शर्तों का इशू आ रहा है। अब उन्हें मुजफ्फरपुर और खगड़िया कौन सी सीटें दी जाएगी। हालांकि पूर्व में ये खबरें आई थी कि मुकेश सहनी 13 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, वो तो दूर दूर तक होता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन अभी जो संभावनाएं बनी है उसमें मुकेश सहनी को भी बुलाया गया है और ज़्यादा संभावना ये व्यक्त की गई है कि मुकेश सहनी भी एनडीए में शामिल हो जाएंगे। ऐसे में एक खबर जो चली थी कि महागठबंधन में चिराग पासवान को 8 सीटें ऑफर की गई थी, उपेंद्र कुशवाहा को 4 सीटें ऑफर कर दी गई थी, मुकेश सहनी को 3 सीटें ऑफर कर दी गई थी। तो आज समझ सकते हैं इसको कि उन्होंने एक दरवाज़ा खोल के रखा है और यही कारण है कि महागठबंधन भी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। वो इस बात का इंतज़ार कर रही है कि एनडीए के सीटों का बंटवारा हो जाए, वो टिकट अलाउंस कर दे, किन्हें टिकट मिलता है किन्हें टिकट नहीं मिलता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि चुनाव की स्थिति में जिन्हें टिकट कट जाता है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इधर से उधर होते हैं। वैसे में तेजस्वी यादव भी इस इंतज़ार में है कि अगर कोई वैसे नेता जिन्हें टिकट नहीं मिलता है और उनकी अपने क्षेत्र में पकड़ मजबूत है, तो वैसे कैंडिडेट को वो अपने पाले में कर लें और उन्हें वहाँ से चुनाव लड़ा दें। दूसरी बात, बहुत सारे आपने देखा होगा कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन वो किसी पार्टी में नहीं है। ऐसे भी कुछ लोगों का चयन किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि अंत समय में इन्हें भी राजद अपने कोटे से सीट देकर चुनाव लड़वा सकती है। तो अभी के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो जहां
गतिरोध बना हुआ था सीटों को लेकर, वो बहुत हद तक सुलझता हुआ दिखाई देने लगा है। एक खबर ये चल रही है कि नीतीश कुमार यहाँ नहीं हैं, ऐसे में कैसे भाजपा अपने अन्य सहयोगियों को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दे रही है। तो आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार को भी ये अच्छे से समझ में आ गया है कि अमित शाह जो बोल देते हैं उसे कोई काट नहीं सकता। आपको उनके अधिकारों के हिसाब से ही एडजस्ट करना पड़ता है। और आपने अक्सर देखा है कि भाजपा में जहाँ भी विवाद की स्थिति होती है वहाँ पर अमित शाह ही तारनहार बनते हैं और वहाँ का पेच वही सुलझाते हैं। ऐसे में आप देखिएगा, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे अन्य राज्यों की बात हो, इन सभी जगहों पे लगभग मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत लोग ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र में भी जो शिंदे गुट है वो ज़्यादा सीटें डिमांड कर रही है और उसी के देखा देखी अजीत पवार भी उतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि भाजपा, मैंने ये बात भी आपको बताई है, भाजपा मैक्सिमम सीट पर महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ेगी। और हकीकत ये है कि भाजपा जितनी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी उतनी ज़्यादा सीटें वो जीत सकती है। अपने सहयोगियों को वही सीट देने की स्थिति में है जहाँ पे उनकी दावेदारी मजबूत है। अब प्लस भाजपा के जो वोटर हैं वो भी उन्हें अगर सपोर्ट कर देते हैं तो वो सीटें आराम से निकाल सकती है। और कई राज्यों में आप देखिएगा कि लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, वहाँ पे सीटों का समीकरण अलग होगा। अभी जितने भी गठबंधन हो रहे हैं ये सारे समीकरण लोकसभा के चुनाव तक ही रहेंगे। विधानसभा में एक नया समीकरण आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो बिहार हो। इसमें निश्चित तौर पे कहीं कोई बदलाव हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि बिहार जो उपापोह की स्थिति में बनी हुई थी सीटों को लेकर, वो कहीं ना कहीं सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।